हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं पार्श यादव आज लेकर आया हूँ आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित प्रैक्टिस सेट हिंदी साहित्य से। पता है, अगर हिंदी को टफ बनाया जाएगा एग्ज़ाम में तो सबसे अधिक आपके वोकैब रखी जाएगी या तो हिंदी साहित्य का पोर्शन बढ़ाया जाता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। आज से ही शुरुआत कर रहे हैं, कंटिन्यू जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक डेली आपको साहित्य और उसके बाद में हिंदी की और जीएस के ये लगातार प्रैक्टिस सेट सारे हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो इसी क्रम में चलिए हम देखते हैं हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस सेट को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कौन सा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? किस काल में लिखा गया? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है। सबसे पहले साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया है। 4 कालखंड। 4 कालखंड कौन कौन से हैं उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहला कालखंड हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं आदिकाल। क्या बोलते हैं? आदिकाल। उसके बाद हमारा दूसरा कालखंड आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आदिकाल के बाद में हमारा आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल। फिर उसके बाद तीसरा पोर्शन हमारा आता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। उसके बाद में चौथा पोर्शन हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं लास्ट, जो हमारा आजकल मॉडर्न जमाना चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? आधुनिक काल। आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। अब इन 4 कालखंडों के हमने नाम देख लिए कि किस किस नाम से इन्हें जानते हैं, लेकिन आदिकाल को सर्वप्रथम किसने क्या कहा है? तो आदिकाल जो नाम रखा गया है उसका पुराना नाम या उसे पहले किस नाम से जानते थे? वीरगाथा काल। अभी ये जानेंगे इसके बाद किसने क्या नाम दिए हैं। वीरगाथा काल। उसके बाद पूर्व मध्यकाल को क्या कहा जाता है? भक्ति काल। भक्ति काल। उसके बाद में बात आती है उत्तर मध्यकाल की। उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है? रीतिकाल। क्या कहा जाता है? रीतिकाल। उसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को क्या कहा जाता है? इसी को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। गद्य काल के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 भागों में डिवाइड किया गया है हिंदी साहित्य को। आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को ही रीतिकाल और आधुनिक काल को ही गद्य काल कहा जाता है। अब इससे पहले देखें हमारा क्वेश्चन क्या था कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। तो सबसे पहला ही जो काल है हमारा आदिकाल, इसी काल में क्या लिखा गया है? पृथ्वीराज रासो। अब पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया है वो पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है ग्रंथ, इसको हम जानते हैं। तो ये जो लिखा गया है ये लिखा गया है चंद बरदाई के द्वारा। किसके द्वारा? चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन ए। उसके बाद देखते हैं, अगर इनका कालक्रम भी आपको जानना हो कि कालक्रम क्या क्या है तो एक बार कालक्रम भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो बच्चा एक बार जान लो कि विक्रम संवत और ईसवी में क्या अंतर होता है। विक्रम संवत और ईसवी में क्या अंतर होता है? सुना ही होगा ईसवी और विक्रम संवत। अब विक्रम संवत जैसे अभी क्या चल रही है 2024, तो जैसे 2024 अगर चल रही है और ये क्या है ईसवी, अगर पूछा जाए कि अब विक्रम संवत क्या होगी तो विक्रम संवत करने के लिए +57 को ऐड कर देते हैं, क्योंकि विक्रम संवत जो है वो 57 ईयर 57 वर्ष आगे चलती है। तो 7 4 11 1 5 2 7 1 8 0 2। अब अगर कहा जाए क्या है ईसवी तो 2024 है और विक्रम संवत क्या होगी 2081 विक्रम संवत। ठीक है, इसे हम जान लेते हैं।
ये हमने समझ लिया। अब हम विक्रम संवत में अगर बात करेंगे तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि विक्रम संवत क्या है और ईसवी क्या है। तो आदिकाल की अगर डेट आपसे पूछी जाती है तो देख लो, आदिकाल की डेट तो अब हम विक्रम संवत में ही लगभग तक पूछा जाता है, तो विक्रम संवत में ही बात करेंगे कि सबसे पहले आदिकाल की जो डेट रखी गई थी वो 1050 से लगभग 1375 विक्रम संवत मानी जाती है। ये किसमें? विक्रम संवत। उसके बाद में बात करेंगे हम पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, 1375 से 1700 इसको माना गया है। और उत्तर मध्यकाल को 1700 से 1900 लगभग माना गया है। अब बचता है आधुनिक काल को जो माना गया है लगभग 1900 विक्रम संवत से अब तक, जो अभी का समय चल रहा है, क्योंकि मॉडर्न ही युग है। ठीक है, तो या तो आपसे अगर डेट भी पूछी जाए तब भी आप कर पाएंगे, और अगर विक्रम संवत पूछी जाए, ईस्वी पूछी जाए, तब भी उनमें अंतर आप कर पाएंगे। तो उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक क्या पूछा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका एक ग्रंथ का नाम है और इसके पूछे गए हैं कि लेखक कौन है। सबसे पहले तो हम देखते हैं, ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी है रामविलास शर्मा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य की भूमिका। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हजारी प्रसाद द्विवेदी का कभी कभी क्या पूछा जाता है कि इनका उपनाम क्या है और इनका मूल नाम क्या है। तो इनका उपनाम तो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? उपनाम तो है इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अगर कभी पूछा जाए कि इनका मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम क्या होगा? बैजनाथ द्विवेदी। क्या होगा? बैजनाथ द्विवेदी। ये तो इनका क्या हो जाएगा? मूल नाम। ये रहने वाले कहाँ के थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो उत्तर प्रदेश का ही जिला है बलिया। ये कहाँ के मूल निवासी थे? बलिया के रहने वाले थे। कहाँ के? बलिया डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के रहने वाले थे। उसके बाद में हम देखते हैं कि नाम आया जैसे ऑप्शन ए में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में हिंदी शब्द सागर की भूमिका आपने सुना हो, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका को लिखा गया था 1929 में। कब लिखा गया था? 1929 में लिखा गया था, 1929 ईस्वी में। कौन सा लिखा था इन्होंने? हिंदी शब्द सागर की भूमिका। देखो अंतर है, हिंदी साहित्य की भूमिका ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, और हिंदी शब्द सागर की भूमिका ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी शब्द सागर की भूमिका, शब्द सागर की भूमिका, तो ये दोनों में अंतर जरूर याद रखना आप। उसके बाद में अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये बस्ती के रहने वाले थे। कहाँ के? बस्ती। ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है बस्ती, यहाँ के रहने वाले थे जिला। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं कि इनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, किसकी? शुक्ल जी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये वो हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, आप जरूर इनको याद रखें। शुक्ल जी की जैसे एक है सूरदास। कौन सी? सूरदास। चिंतामणि। उसके बाद आती है रस मीमांसा। ये वो हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, रस मीमांसा। उसके बाद आती है मित्रता, कई बार पूछी गई है मित्रता। ये तो रही किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जो आपसे अधिकतर पूछी जाती हैं। उसके बाद में एक और नाम आया था जिसको हम देख लेते हैं। ये तो रामचंद्र शुक्ल की होगी। उसके बाद आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। उसके बाद देखते हैं हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा।
राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा। अब राम कुमार वर्मा ने कौन कौन से लिखे? तो डॉक्टर राम कुमार जो वर्मा जी हैं, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है सागर, जिला कौन सा है? ये रहने वाले थे सागर डिस्ट्रिक्ट, सागर जिला, और ये कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश में, राम कुमार वर्मा। ठीक है। अब 1963 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में। इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं जो हमसे पूछी जा सकती हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो एक चित्तौड़ का चिता और बादल की मृत्यु, दीपदान, पृथ्वीराज की आंख हैं। इनमें से जो आपको याद रखनी है वो एक तो है दीपदान, एक है पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें, और एक जो आपको याद रखना है वो जरूर बादल की मृत्यु जरूर याद रखें। कौन सा? बादल की मृत्यु। ये किसकी है? ये आपको जरूर याद रखनी है, और ये हैं राम कुमार वर्मा की। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमने तुम्हें बताई थी वो कुछ हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, क्या कहा है, देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ एक क्वेश्चन समझ लो कि बहुत बार पूछा जाता है कि आदिकाल को क्या क्या नाम से पुकारा जाता है, किसने क्या नाम दिया है। सबसे पहले चारण काल किसने कहा? आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? वीरकाल किसने कहा? बीज बपन काल किसने कहा? पूछा किसका नाम गया है? यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, क्या नाम कहा है? ऑप्शन ए चारण काल है। सबसे पहले तो जान लेते हैं महावीर। अब जो महावीर वीर होता है, इसका मतलब क्या है कि वो वीर जो होगा वही क्या कर सकता है भाई, जैसे बीज होता है, ठीक है, और जैसे आप समझ सकते हो कि छोटा सा बीज होता है, जब वो जमीन में जाता है तो एक बार वो क्या बनता है, एक ना एक दिन क्या बनता है? पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है। ठीक है, तो जो वीर लोग होंगे उन्हीं की संसार में क्या की जाती है? महिमा की जाती है। तो अब आपको याद कैसे रखना है, मैं सभी को एक एक साथ ही बता देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन को करते हैं। देखो, सबसे पहले आदिकाल को एक तरफ समझ लेते हैं हम कि नाम क्या दिया गया है और किसने कहा। नाम दिया है और किसने दिया। ठीक है, नाम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? वीर गाथा काल। उसके बाद में हम देखेंगे वीर गाथा काल के बाद में सबसे पहले फिर वीर काल, क्योंकि एक जैसे ही लगते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इस वजह से आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आदिकाल को आधार काल किसने कहा? आदिकाल को आधार काल किसने कहा? उसके बाद हम देखते हैं चारण काल किसने कहा? चारण काल किसने कहा? प्रारंभिक काल किसने कहा? बीज बपन काल किसने कहा? बीज बपन काल किसने कहा? सिद्ध सामंत काल किसने कहा? सिद्ध सामंत काल। उसके बाद आता है कौन सा? वीर काल हो गया, वीर गाथा काल, आदिकाल, आधार काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, बीज बपन काल, सिद्ध सामंत काल। ठीक है, अब इनमें हम देख लेते हैं कि किसने क्या कहा है। सबसे पहले तो वीर गाथा काल किसने नाम दिया है? अब वीर गाथा, वीरों की गाथा सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो
आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। फिर देखते हैं आदिकाल को वीर गाथा काल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऐसे याद रखना कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इस वजह से आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। अब आता है वीर काल। अब वीर, वीर जो होगा इसका मतलब क्या है? जो वीर होगा वही तो विश्व में कुछ कर पाएगा। अब वीरता की ही बात है, तो इससे ऐसे याद रखना कि वीर जो है वो विश्व में कुछ कर पाएगा। इसका मतलब है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। ठीक है। फिर अब आता है आदिकाल को आदिकाल ही किसने कहा है? भाई आदिकाल को हजारों बार कुछ भी कह दो, रहेगा वो आदिकाल ही। इसलिए ऐसे याद रख लेना कि आदिकाल को हजारों बार कह दो तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है? आदिकाल को आदिकाल कहा है। आधार काल किसने कहा है? आधार काल कहा है सुमन राजे ने। सुमन राजे का इतिहास पढ़ेंगे आगे, तो सुमन राजे जी ने क्या कहा है? आदिकाल को आधार काल कहा है। अब आदिकाल को चाड़ काल किसने कहा है? इनके बारे में भी अभी हम नाम के बारे में जानेंगे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, यही लिखेंगे द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अंग्रेजी में सबसे पहले कालक्रम के अनुसार लिखेंगे, विभाजन करेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन ये हैं। प्रारंभिक काल किसने कहा है? प्रारंभिक काल मिस्र बंधु, तीन भाई थे मिस्र बंधु ने, तीनों भाइयों ने क्या कहा है? प्रारंभिक काल कहा है आदिकाल को। बीज वपन काल किसने कहा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीज, महावीर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। उसके बाद में हम देखते हैं कि सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? सिद्ध सामंत। अब सिद्ध करेगा कौन? जो पंडित होगा। अब भाई पंडित ही तो सिद्ध करते हैं मंत्रों से, तो ऐसे समझ लो कि सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? पंडित राहुल सांकृत्यायन। पंडित राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल कहा है। उसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में, अभी देखो यहां बात की थी हमने, कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? 1 आदिकाल, 2 पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, 4 या वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतकाल, गद्यकाल, ऐसे समझ लो। तो 4 कालखंडों में डिवाइड किया गया था। ठीक है। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? अच्छा, इसका आंसर ठीक है, अभी हमने बताया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बचता क्या है? महावीर, मैंने बताया था महान जो होगा वही क्या? बीज का रोपण करता है तभी पौधा बनता है। तो किसने कहा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? बीज वपन काल। क्या कहा है? बीज वपन काल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हमने, इनको जरूर याद कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य को कितने, भाई सीधी सी बात है, कितने कालखंडों में बांटा गया है? 4 कालखंडों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। कितने? 4 कालखंडों में बांटा गया। ये सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया था? मैंने बताया था कि वीरगाथा, वीरों की गाथा, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, सिद्ध सामंत काल का इन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने क्या कहा है? वीरगाथा काल। किसको? आदिकाल को। तो राइट आंसर आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैंने कहा था हजारों बार कहेंगे अगर आदिकाल को आदिकाल, तब भी क्या रहेगा? आदिकाल आदिकाल ही रहेगा। इसलिए राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया?
किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का श्रेय किसे जाता है, उसको हम देखते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, गारसादा तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु। तो जो सबसे पहले हिंदी साहित्य लिखने का प्रयास किया था वो किया था गारसादा तासी ने। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है इस्तावर दाला लित्यंतर एंदुई एंदोस्तानी। क्या नाम था? इस्तावर दा ला लित्रेत्योर एंदुई एंदोस्तानी क्या नाम था? इस्तावर दाला लित्यंतर एंदुई एंदोस्तानी। ये तो लिखा था किसने? गारसादा तासी ने। सर्वप्रथम गारसादा तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। अब दुर्भाग्य की बात है, हिंदी भाषी हम लोग, हिंदी हमारा देश, हिंदी ही है वतन, सब कुछ हिंदी। अब हिंदी हमारी भाषा, उसको हमने पहले नहीं बता पाया। बताया किसने? गारसादा तासी। ये कहाँ का रहने वाला था? ये रहने वाला था भैया फ्रांस का। तो इसकी जो भाषा होगी वो कौन सी होगी? फ्रेंच। कौन सी होगी? फ्रेंच। तो ये सबसे पहले भारत में जो आया था वो उर्दू का प्राध्यापक बनकर आया था। और इसने, गारसादा तासी ने 738 कवि बताए थे टोटल, किसके? हिंदी और उर्दू के। उनमें से सिर्फ जो कवि थे, सिर्फ 72 कवि इसने किसके बताए थे? हिंदी के। अब जब इसने 72 कवि सिर्फ हिंदी के बताए तो इससे ये सिद्ध करके गया था कि हिंदी जो भाषा है वो भारत की भाषा है ही नहीं, हकीकत में कौन सी है? उर्दू। ये किसने सिद्ध किया? सबसे पहले लिखने वाले गारसादा तासी ने। अब एक बात और जान लो, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि गारसादा तासी ने जो लिखा है इस्तावर दाला लित्यंतर एंदुई हिंदुस्तानी, इसका हिंदी अनुवाद, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया और कब किया? तो अपने ही देश के रहने वाले थे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी, जिन्होंने 1952 ईस्वी में किया था। इनका क्या नाम था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने किया था। उसके बाद देखते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कर दिया। इस व्यक्ति को भूलना नहीं है क्योंकि सबसे पहला है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे भी पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का श्रेय किसे जाता है, किस भाषा में लिखा गया, सबसे पहले किस भाषा में प्रयास किया गया? तो फ्रेंच भाषा में प्रयास किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, कौन सा है? अभी बताया था काल क्रमानुसार, अभी जो बताया था वो सबसे पहले लिखा तो गया था गारसादा तासी, लेकिन काल क्रमानुसार नहीं लिखा गया था। इसलिए जब लिखा हो काल क्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, तब आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये तो लिखा गया था सबसे पहले। ये किस भाषा में था? फ्रेंच में। फ्रांस का रहने वाला था। तज़किरा ये सुअराई हिंदी, ये लिखी गई थी मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा। किसके? मौलवी करीमुद्दीन। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा हुआ? गारसादा तासी के। किसमें? फ्रेंच भाषा में। उसके बाद दूसरा प्रयास तज़किरा सुगराई हिंदी लिखे किया गया। किसने किया? मौलवी करीमुद्दीन ने। इन्होंने भी किस में लिखा था? ये उर्दू में लिखा था। किसमें? उर्दू में लिखा था। तो दूसरा प्रयास उर्दू में हुआ। एक व्यक्ति आएगा, जो आएगा शिव सिंह सेंगर, उन्नाव का रहने वाला व्यक्ति, जो पहली बार हिंदी को बताएगा कि हिंदी हमारी भाषा है, हमारे देश की भाषा है। ये कहने का जो श्रेय दिया जाएगा वो शिव सिंह सेंगर जी को दिया जाएगा। इससे पहले हमने जान लिया। अब शिव सिंह सरोज, यही लिखा था किसने? शिव सिंह सेंगर जी ने, उन्नाव के रहने वाले थे।
द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये किसने लिखा? ये लिखा था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कब लिखा था? 1988 में। 1988 में लिखा गया था। और गारसादा तासी का किसने किया था? लक्ष्मी सागर बांसुड़े ने किया था 1952 ईस्वी में। और इसका भी जो हिंदी अनुवाद होता है, किसका? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये लिखा गया था अंग्रेजी में। किसमें? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। और इसका हिंदी अनुवाद जो किया था, हिंदी अनुवाद किया था, वो किया था किशोरी लाल गुप्त। किशोरी लाल गुप्त जी ने, किशोरी लाल गुप्त जी ने किया 1957 ईस्वी में। ये जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? फ्रेंच में। किस भाषा में? फ्रेंच में हुआ था। गारसादा तासी ने किया। दूसरा प्रयास किस में हुआ? सेकंड, उर्दू में। तीसरा प्रयास हिंदी में लिखने का हुआ था। तो पूछा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? फ्रेंच भाषा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन नंबर सी, अभी हम बता चुके हैं, फ्रेंच भाषा में गारसादा तासी के द्वारा। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसादा तासी किसके विद्वान थे? किसके विद्वान थे भैया? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनिश। जरा फ्रांस के रहने वाले थे। अब फ्रांस के रहने वाले थे तो कौन सी भाषा पढ़ेंगे? फ्रांसीसी। और ये भारत में किसके बन के आए थे? उर्दू के प्राध्यापक। क्या बन के आए थे? उर्दू के प्राध्यापक, प्रधानाचार्य। इसीलिए इन्होंने उर्दू को बढ़ावा दिया था। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम? सबसे पहले साहित्य लिखने का, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, गारसादा तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु। प्रथम लेखक कौन थे? गारसादा तासी। ये हर बार हर एक अलग क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इस वजह से क्वेश्चन ये इतनी बार रिपीट हो गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जो कहीं ना कहीं अलग अलग एग्जाम में हर वर्ष मिल ही जाते हैं देखने को। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? फिर आ गया आपका गारसादा तासी के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास किसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष। अब इनका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, कब होगा? देखो 1917 ईस्वी, 1918, 1919 और 1929 ईस्वी। अब इनका जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ये कब लिखा गया? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास। अब किस नाम से लिखा गया था? तो इन्होंने जो अपना लिखा था वो लिखा था हिंदी शब्द सागर की भूमिका। हिंदी शब्द सागर की भूमिका नाम से इन्होंने प्रकाशित कराया था। लेकिन इससे पहले 1929 में जब ये इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से प्रचारित कराया। उसके बाद में देखते हैं हम इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, देखो आ गया, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। पहले तो ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, फिर ये क्या बना था? स्वतंत्र ग्रंथ बना था।
अब देखते हैं राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। देखो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा, तो राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा, तो गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सुव्यवस्थित इतिहास माना जाता है। अगर लिखा हो सुव्यवस्थित इतिहास तो हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज, पूछा क्या गया, अब राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल में अभी बता ही चुका हूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से, और इन्होंने किस नाम से प्रकाशित कराया था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से 1929 ईस्वी में। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, देखो किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के शीर्षक से किया था। किशोरीलाल गुप्त। अब किशोरीलाल गुप्त ने इस स्थावरदाला, इन्होंने किसने 1952 में किया था, अभी बताया था लक्ष्मी सागर बांसले जी ने किया था, फ्रेंच भाषा में था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये अंग्रेजी भाषा में था। अब ये अंग्रेजी भाषा में था तो इसी का हिंदी अनुवाद जो किया गया था वो किशोरीलाल गुप्त के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1957 ईस्वी में किया गया था। 1957 ईस्वी में किशोरीलाल गुप्त के द्वारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, और यही है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो लिखा गया था किसके द्वारा, ग्रियर्सन के द्वारा। और ये कब लिखा गया था, 1988 ईस्वी में लिखा गया था, इसे भी जरूर याद रखें। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम किसने लिखा था, गारसा दत्तासी। अच्छा, गारसा दत्तासी ने कौन सा लिखा था, इसे कमेंट करके बताना। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर जान लेते हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, यही है सबसे पहले कालक्रम के अनुसार लिखने वाले। और किस में लिखा था इन्होंने, अंग्रेजी भाषा में लिखा था। और 1957 में इसी का अनुवाद हुआ हिंदी में, जो अनुवाद किसने किया, किशोरीलाल गुप्त ने किया। तो गारसा दत्तासी इन्होंने कौन सा लिखा था, फ्रेंच भाषा में। कौन सा लिखा था ये कमेंट करके बता देना। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक डबल हो गया, रिपीट क्या, नहीं, क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है, जॉर्ज ग्रियर्सन, मैक्समूलर, कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त, मौलवी करीमुद्दीन, इन्होंने तो उर्दू में लिखा, यही थे इन्होंने हिंदी में लिखा। अब उसके बाद में आते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, काल विभाजन, मैंने बताया था काल विभाजन के अनुसार सबसे सटीक जो है वो किसका है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। सबसे पहले देने वाले और सबसे सुव्यवस्थित वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है, सबसे अधिक कवि जिसने अपनी रचनाओं में लिखे हैं, जिसने अपने ग्रंथ में बताए हैं, टोटल कितने कवि बताए हैं और किसने बताए हैं, जान लेते हैं हम एक बार। सबसे पहले और सबसे अधिक, सबसे ज्यादा कवि बताने वाले थे मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने जो लिखा था वो था मिश्र बंधु विनोद। ये तीन भाई थे, तीनों भाइयों ने साथ में मिलकर लिखा था। और इन्होंने कितने लिखे थे, कितने कवियों के बारे में बताता, 5000 कवि। समझ सकते हो आप कि किस लेवल की इन्होंने तैयारी की होगी, तब जाकर इन्होंने कितने 5000 कवियों के बारे में बताया। अब 5000 कवियों के बारे में सबसे अधिक, इनसे ज़्यादा किसी ने इतने कवियों के बारे में नहीं लिखा, न किसी ने इतने कवियों के बारे में बताया। मिश्रबंध विनोद, जो मिश्रबंध विनोद 4 कालखंडों में प्रकाशित हुआ था। सबसे पहले 1913 में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड,
3 भाग प्रकाशित होते हैं। फिर 1934 में चौथा भाग प्रकाशित होता है। तो ये भी याद रखना अगर पूछा जाए कि कितने भागों में मिश्रबंध विनोद प्रकाशित हुआ था, 4 भागों में। किस इतिहास लेखन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 5000, देखो अभी मैंने बताया था आपको 5000 कवियों का वर्णन हुआ है, 5000 कवियों का वर्णन। और ये टीजीटी परीक्षा 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन, टीजीटी परीक्षा 2016, समझ सकते हो आप। हालांकि जितने भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मिश्रबंध विनोद, शिव सिंह सेंगर, आचार्य राम, किसने? मिश्रबंध उन्होंने लिखा था, मिश्रबंध विनोद। मिश्रबंध विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। मतलब ये पूछा है कि मिश्रबंध विनोद जो लिखा है वो लिखा किसने है? मिश्रबंधुओं ने, मिश्रबंधु ने। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है कि जो मिश्रबंधु हैं उनमें से ये जो 3 भाई थे, कितने थे? 3 भाई। अब 3 भाइयों में ये पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें तीनों ही नाम सही हों। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र ये नहीं थे। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र नहीं थे। गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम नहीं थे। इसका मतलब राइट आंसर आपका बी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मिश्रबंध विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1913 में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड भाग प्रकाशित होते हैं 1913 में। 1934 में कौन सा भाग प्रकाशित होता है? चौथा भाग। और यही इन्होंने पूछा भी है कि चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ, तो 1934 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिश्रबंध विनोद ने कितने भागों में मिश्रबंध विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? अभी बताया था मिश्रबंध विनोद मिश्रबंधुओं ने लिखा था। कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 4 भागों में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, 4 भागों में प्रकाशित होता है। 1913 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 1934 चौथा भाग प्रकाशन में आता है। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? ये किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। हिंदी शब्द सागर का ये है किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। किसकी है? शुक्ल जी की। हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारी सभा, इंडियन प्रेस, राष्ट्रभाषा परिषद। नागरी प्रचारी सभा। हिंदी शब्द सागर की भूमिका 1929 में प्रकाशित हुई और 1929 में प्रकाशित होने के बाद किसके? नागरी प्रचारी सभा के द्वारा। अब नागरी प्रचारी सभा के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो होती है 16 जुलाई 1893 ईस्वी में होती है। किसकी? नागरी प्रचारी सभा की। कहाँ होती है? कहाँ होती है? वाराणसी में होती है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, वाराणसी में होती है इसकी स्थापना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? नागरी प्रचारी सभा की जब संस्थापक जो हैं, स्थापना की गई थी 16 जुलाई 1893 ईस्वी में, लेकिन इसमें कौन कौन थे? ठीक है, और कौन कौन नहीं थे? तो 3 लोग थे। एक तो थे बाबू श्याम सुंदर दास, एक थे पंडित राम नारायण मिश्र और एक ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो थे कौन से नहीं? रामचंद्र वर्मा। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य, इसको देखते हैं। देखो इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य ये पूछा गया है, खड़ी बोली का नहीं पूछा है, सिर्फ हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो,
बीसलदेव रासो, खुमाण रासो, परमाल। पहले तो ये समझ लो कि ये जितनी भी चारों आपके सामने हैं, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुमाण रासो, ये जो महाकाव्य हैं ये कहाँ के हैं? ये चारों ही चारों महाकाव्य आपके आदिकाल के हैं, आदिकाल या वीर गाथा काल के। पूछा यह है कि प्रथम महाकाव्य है कौन सा? तो सर्वमान्य सबसे अधिक साहित्यकारों के द्वारा पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना जाता है, और ये लिखा गया है चंद्रबरदाई के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद में जब पूछा जाए खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, इसको भी समझ लो, जब पूछा जाए खड़ी बोली हिंदी का, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तब इसका आंसर चेंज हो जाएगा, तब इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रिय प्रवास। क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास के बारे में एक और पूछा जाता है कि जो प्रिय प्रवास है प्रथम महाकाव्य है किसका? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? मतलब कीर्तिलता जो है किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, लिखी गई है मगही, मैथिली, अपभ्रंश, खड़ी बोली। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका कौन कौन सी? एक तो कीर्तिलता, एक आपकी कीर्ति पताका। ये दोनों ही जो हैं आपकी रचनाएं ये अपभ्रंश में लिखी गई हैं। किस में लिखी गई हैं? अपभ्रंश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश कह सकते हैं या अबहट्ट कह सकते हैं, दोनों ही आ सकता है, अपभ्रंश या अबहट्ट में लिखी गई हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? ठीक है, जैसे देखो अपभ्रंश में लिखी गई कीर्ति पताका, कीर्तिलता, मैथिली में पदावली, और ये कीर्तिलता, कीर्ति पताका ये दोनों लिखी किसके द्वारा गई थी? तो आप एक बार ये भी समझ लो, ये दोनों जो लिखी गई थी वो विद्यापति के द्वारा लिखी गई थी। विद्यापति। देखो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि किसके द्वारा लिखी गई थी? विद्यापति के द्वारा लिखी गई थी। अब ये भी एक पूछा गया कि विद्यापति जो हैं वो किस काल के कवि हैं? तो ये आदि काल के कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, बात आ रही है प्रथम महाकाव्य, अभी तो बताया था, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, लेकिन माना किसने है अब ये पूछा गया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात आ रही है। तो प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, राइट आंसर पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसे ही माना है, और लिखा भी किसके द्वारा गया है? चंद्रबरदाई। बहुत कहानियां सुनी होंगी चंद्रबरदाई की। तो फिर आता है आपका देखो बीसलदेव रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, ये सब किसके हैं? आदिकाल की। अब इनका जो है पृथ्वीराज रासो, इसके बारे में मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि पृथ्वीराज रासो जो है ये पूर्णतः पूरा नहीं लिखा गया था। प्रथम जो है ये किसके द्वारा लिखा था? चंद्रबरदाई। अब चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि भी मानते हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रथम महाकवि भी माना जाता है किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो चंद्रबरदाई के ही एक पुत्र थे, चंद्रबरदाई के यहाँ लिख लेते हैं पुत्र, इनके पुत्र का जो नाम था वो था जलहड़। जलहड़, और जलहड़ ने ही पृथ्वीराज रासो को क्या किया था? पूरा किया था।
तो आधा ही रह गया था, मतलब ये पूर्णतः पूरा नहीं हुआ था, लिखा नहीं गया था, कुछ सारांश इसका बचा हुआ था। तो चंद्रवरदाई के पुत्र जलहड़ के द्वारा इसे पूरा किया गया था। और किस शैली में किया गया था? तो इसे पिंगल शैली में लिखा गया है। डिंगल और पिंगल दो शैलियाँ आदिकाल की, ठीक है, और उन्हीं शैलियों में लिखा गया है। तो ये जो लिखा गया था वो पिंगल शैली में पूरा किया गया था महाकाव्य को, जो जलहड़ के द्वारा किया गया था। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, पूछे भी जा सकते हैं आपसे। ये वो क्वेश्चन है, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी हो, टीजीटी परीक्षा हो, इनमें भी ये क्वेश्चन लगभग आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद में आता है, देखो कितना गजब का क्वेश्चन है, इसको आप इम्पोर्टेंट कर ही लो। इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो सबसे पहले तो इसी को जान लो कि कवियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसको? अच्छा, अमीर खुसरो को कहा जाता है। अब अमीर खुसरो से संबंधित बहुत सारे फैक्ट हैं जो हम जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा आपका? अमीर खुसरो विद्यापति के द्वारा आपकी कीर्ति पताका, ठीक है, कीर्तिलता लिखी गई थी। अब देख लो नेक्स्ट पेज पे, अमीर खुसरो, यहाँ नाम डालो अमीर खुसरो। इनके बारे में एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इनका जन्म जान लेते हैं हम। अमीर खुसरो का जन्म लगभग 1253 ईस्वी में माना जाता है। जन्म इनका लगभग 1253 ईस्वी में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? पटियाली, जो कि अब कासगंज में है। कासगंज में माना जाता है। वैसे तो एग्जैक्ट इनका क्या है? पटियाली। कब? 1253 ईस्वी में माना जाता है, और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है पटियाली। इन्होंने अपनी कविताओं, कहानियों में, पहेलियों में किसका प्रयोग किया है? पर्यावरण का बहुत जिक्र किया है। पर्यावरण का जिक्र क्या किया है? पर्यावरण का जिक्र किया है। इनकी जो फेमस रचना है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है तुगलकनामा। तुगलकनामा, इन्हीं को क्या कहा जाता है? तोताए हिंद। तोता ए हिंद भी इन्हीं को कहा जाता है, या तूती ए हिंद, या भारत की आवाज़। भारत की आवाज़ भी इन्हीं को कहा जाता है, अमीर खुसरो को। उसके बाद में आपने सुना होगा इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो ये वो व्यक्ति हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ गए थे। किसके साथ? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। किसके साथ? अलाउद्दीन खिलजी के साथ कहाँ गए थे? चित्तौड़ गए थे। चित्तौड़। अब क्या हुआ, जब ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ पर गए तो इन्होंने वहां जो देखा था, ठीक है, तो इन्होंने उसका एक संक्षेप क्या किया? संक्षेप वर्णन किया। क्या किया? संक्षेप वर्णन किया। किसमें किया? तो एक बार टीजीटी में और एक बार शायद पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ का संक्षेप में वर्णन किया है वो किसमें किया है? तो खजाइन उल फुतूह में किया है। किसमें? खजाइन उल फुतूह। फुतूह किसमें किया है? खजाइन उल फुतूह में किया है। ये जरूर याद रखना। और देखते हैं इनके बारे में। इनका वास्तविक नाम, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या? वास्तविक नाम इनका क्या था? इनका वास्तविक जो नाम था वो अबुल हसन, पूरा नाम था अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। तो हम सिर्फ इतना याद रखेंगे, अबुल
हसन। क्या नाम था इनका? अबुल हसन। इनके बारे में एक बहुत अच्छी कहावत है कि इन्होंने 2 कारणों से भारत की तारीफ की। ऐसा कहा जाता है कि 2 कारण थे। फर्स्ट कारण क्या बताया इन्होंने और सेकंड कारण क्या बताया, जान लेते हैं। इन्होंने ये कहा था कि मैं भारत की तारीफ क्यों करता हूँ, उसके बारे में जान लो। क्योंकि सबसे पहला तो क्या है, यह है मेरा जन्म स्थान है। इसीलिए तो कहा जाता है कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, पर मेरा जन्म स्थान है तो सबसे अच्छा है। इन्होंने कहा था मैं भारत की तारीफ इसलिए करता हूँ कि पहला कारण उसका है क्योंकि यह मेरा जन्म स्थान है। और इन्होंने जो दूसरा कारण बताया था वो सबसे चौंकाने वाला और बहुत सोचने विचारने वाला है। इन्होंने कहा था मेरे देश में देशभक्ति, मेरे देश में देशभक्ति, मेरे देश में देशभक्ति अपने आप में एक महान धर्म है। अपने आप में एक महान धर्म है। मतलब सब धर्म एक तरफ, और दूसरी बात अगर देशभक्ति की बात आएगी तो वो धर्म एक तरफ। जब देशभक्ति की बात आती है तो सभी लोग एक साथ आ जाते हैं। इस वजह से इन्होंने ये 2 कथन कहे थे। तो इनके बारे में तोता हिंद हो गया, ठीक है। इनको सूफी संत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूफी संत भी कहा जाता है। और बात जान लेते हैं, कभी कभी इनके गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है कि आखिरकार इनके गुरु कौन थे। इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन, आध्यात्मिक इनके भी गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। खड़ी बोली के आदि कवि, खड़ी बोली के आदि कवि के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने अपनी कविताओं में पर्यावरण का जिक्र किया था। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं या सुल्तानों का आरोहण देखा था इन्होंने। सबसे महत्वपूर्ण बात है, याद रखना। खुसरो की पहेलियां इन्होंने ही लिखी हैं। अमीर खुसरो के द्वारा ही लिखी गई खुसरो की पहेलियां। खुसरो की पहेलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन से थे? इनमें से 84 सिद्ध, देखो सबसे पहले तो समझ लो कि साहित्य में जो हम पढ़ते हैं उनमें से 9 तो क्या बताए गए? नाथ। और 84 क्या बताए गए हैं? सिद्ध। इनमें से सिर्फ और सिर्फ 84 सिद्धों में से 4 सिद्ध महिलाएं बताई गई हैं। सिर्फ कितनी महिलाएं थी? 4 महिलाएं थी। बाकी के सभी कितने थे? पुरुष थे, 80 पुरुष थे। अब इन्होंने ये पूछा 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? सबरपा, डोम्बेपा, सरहपा, लुईपा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सरहपा। अब सरहपा 84 सिद्धों में से थे और सरहपा ने क्या लिखा? दोहा कोश। क्या लिखा? दोहा कोश। यूपीएससी 2021 में भी क्वेश्चन आया था। 4 महिलाएं कौन कौन सी थी उनके नाम जान लेते हैं। मणिभद्रा, मणिभद्रा फर्स्ट महिला जो 84 सिद्धों में से थी। मेखलापा, मेखलापा। तीसरी महिला का नाम कनपलापा, कनपलापा। चौथा नाम आता है लक्ष्मीकरा। ये 4 महिलाएं थीं। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितनी महिलाएं थी, या ऐसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी महिला 4 सिद्धों में से नहीं है। तब आपको चारों याद रखनी है, मणिभद्रा, मेखलापा, कनपलापा और लक्ष्मीकरा।
ये 4 महिलाएं थी, 9 नाथ और 84 सिद्ध थे। उसके बाद में देखते हैं हम सवरपा, डोम्पा, सरपा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सरपा। अब ये जो सरपा हैं ये किसके गुरु थे? सवरपा के गुरु थे, याद रखना। सरपा जो थे सवरपा के गुरु थे। लुइपा जो है, लुइपा की रचना लुइपाद, लुइपाद इनकी किसकी? लुइपा की रचना है। सवरपा के गुरु कौन थे? सरहपा, जरूर याद रखना। डोम्पा के द्वारा योगचर्या लिखी गई। तो लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई है, तो इसी के साथ विराम देते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो, प्रैक्टिस आपको लगता हो कि आपके फ़ायदे के लिए होगी एग्ज़ाम में, तो आप कोशिश करें, थोड़ा सा ही समय लगेगा, प्रयास करें और थोड़ा समय निकाल कर पढ़ने के साथ साथ आप इसको दूसरे भाई या बहनों तक भी शेयर कर दें, जिससे कि इसका फ़ायदा अन्य जो एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपी पुलिस का, यूपीएसआई का, वो भाई बहन भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो सभी लोगों का धन्यवाद, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना साथ देने के लिए। थैंक्स। ठीक है भाइयों, तो एक बार फिर हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है कि सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।